डियर स्टूडेंट, पिछले भाग में आपने जाना कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इस बार हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश भौतिक राशि है जिसे हम वेक्टर पी या वेक्टर म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा जानने के लिए देखें कि यहाँ पर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित किया है जिसमें परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत दो बिंदु आवेश अल्प दूरी 2l पर रखे हैं। तो यहाँ पर यह निगेटिव चार्ज जिसका मान -q और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जिसका मान +q है। अब हम इस वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होगी, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब इसे सूत्र में लिखें तो हम दिखाएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L। तो यहाँ पर 2L ऋण Q आवेश और धन Q आवेश के बीच की दूरी है। तो हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र प्राप्त होगा P = Q × 2L। या यदि हम ऋण आवेश और धन आवेश के बीच की दूरी को 2L के बजाय हम D लिखें तो ऐसी स्थिति में हम P बराबर लिखेंगे Q × D, जहाँ D ऋणावेश और धनावेश के बीच की दूरी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश भौतिक राशि है। भौतिक विज्ञान में इसकी दिशा चिन्ह परिपाटी के अनुसार, साइन कन्वेंशन के अनुसार ऋणावेश से धनावेश की ओर माना जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम वेक्टर P के रूप में लिखते हैं, इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो ऐसी स्थिति में हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र को यदि सदिश रूप में लिखना चाहें तो हम दो स्थितियां दिखा सकते हैं। पहली स्थिति कि हम वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र को मूल बिंदु पर रखा हुआ मान लें। यदि हम वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र को मूल बिंदु पर रखा हुआ मान लें तो ऐसी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तब वेक्टर L जो कि धनावेश का स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, जो मूल बिंदु से प्रारंभ होकर धनावेश की ओर जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि वेक्टर P की दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर और वेक्टर L की भी दिशा मूल बिंदु से धनावेश की ओर है, अर्थात वेक्टर P की दिशा और वेक्टर L की दिशा समान है। तब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बनाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर P = Q × 2 वेक्टर L। इस चित्र में वेक्टर P की दिशा और वेक्टर L की दिशा समान है, अतः यहाँ पर हम वेक्टर P = Q × 2 वेक्टर L लिख सकते हैं। यह सूत्र यह भी व्यक्त करता है कि वेक्टर L और वेक्टर P की दिशा समान है। अब दूसरा तरीका यह होगा कि हम वैद्युत द्विध्रुव को चित्र दूसरे की तरह से दिखाएं। इसमें हमने माना है कि ऋण आवेश हमारा मूल बिंदु पर रखा हुआ है। तब ऋणावेश से धनावेश का विस्थापन सदिश, या जिसको हम स्थित सदिश कहते हैं, यह स्थित सदिश होगा 2 वेक्टर L। तो 2 वेक्टर L जिसे हम चाहें तो वेक्टर D भी लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में
हम वेक्टर P को लिखेंगे Q गुणे वेक्टर D, जहाँ पर वेक्टर D मूल बिंदु से धनावेश का पोजीशन वेक्टर है। तो हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए दो तरीका प्रयोग कर सकते हैं। पहला स्थिति यह मान सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र को मूल बिंदु पर रखा हुआ मान लें, तब भी हम वेक्टर P बराबर लिखेंगे Q गुणे 2 वेक्टर L। और दूसरा तरीका है कि हम ऋणावेश को मूल बिंदु पर रखा हुआ मान लें, तब हम वेक्टर P बराबर Q गुणे वेक्टर D लिखेंगे, अथवा P बराबर Q गुणे 2 वेक्टर L लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर D वेक्टर 2 वेक्टर L के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसको किस तरह से हम वेक्टर रूप में लिखते हैं। इसका सदिश रूप लिखना जो है कई अणुओं के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने में और कई वैद्युत द्विध्रुवों के नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए काफ़ी उपयोगी सूत्र होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश भौतिक राशि है और आपने जाना कि इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। अब हम देखें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यह सदिश रूप किस तरह से हम चित्रों में प्रयोग करके और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम कैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं H2O। H2O को हम जानते हैं कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। दोनों हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं और हम इस स्थिति में ऑक्सीजन परमाणु जो कि ऋणावेशित केंद्र होता है, इसे हम मूल बिंदु पर रखा हुआ मान लें और एक हाइड्रोजन परमाणु को x अक्ष की दिशा में और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु इस H परमाणु के कोवैलेंट बॉन्ड के साथ 104.5 अंश का कोण बनाता है। तो हम दूसरे हाइड्रोजन परमाणु को पहले हाइड्रोजन परमाणु के साथ 104.5 अंश के कोण पर यहाँ पर हमने दिखा दिया है। अब हम यह देखें कि यह ऋणावेशित केंद्र है और यह धनावेशित केंद्र, अतः O और H के बीच एक डाइपोल बनेगा और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट अगर हम P1 लिखें यहाँ पर, तो यह वेक्टर P1 को निरूपित करेगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु के साथ यहाँ पर ऋणावेशित केंद्र है और इसके साथ दूसरा H+ आयन यहाँ पर भी एक डाइपोल बनाता है और इसका डाइपोल मोमेंट P2 होगा, जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगा। इस प्रकार हमने देखा कि दो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P1 मूल बिंदु से H+ की ओर और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मूल बिंदु से H+ की ओर P2 कार्यरत है। P1 और P2 के बीच का कोण 104.5 अंश है। ऐसी स्थिति में हम P1 और P2 का परिणामी सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम से ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा P नेट बराबर वर्गमूल के अंदर P1 स्क्वायर धन P2 स्क्वायर धन 2P1 P2 cos ऑफ थीटा, जहाँ थीटा P1 और P2 वेक्टरों के बीच बना कोण है। तो P1 वेक्टर यहाँ पर है, P2 वेक्टर यहाँ पर है, इनके बीच का कोण 104.5 अंश है। तो इसमें हम सूत्र में 104.5 अंश रख देंगे और इस प्रकार हमें P1 और P2 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णों का परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात डाइपोल मोमेंट प्राप्त हो जाएगा। हम यह भी जानते हैं कि अगर दो सदिश यहाँ पर P1 का परिमाण P2 के बराबर है अर्थात P2 का माड और वेक्टर P1 का माड ये बराबर है, तो जब दो सदिश परिमाण में बराबर होते हैं तो उनका परिणामी बीचों बीच से होकर जाता है। तो ऐसी स्थिति में P1 और P2 वेक्टरों का जो परिणामी होगा वह बीचों बीच से होकर जाएगा, अर्थात अगर यह कुल कोण 104.5 अंश का है तो परिणामी वेक्टर x अक्ष के साथ 104.5 अंश का आधा अर्थात 52.25 अंश का कोण बनाएगा। इस प्रकार हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश रूप देखकर हम बहुल या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं। अब हम इसी चित्र को इस तरह भी दिखा सकते हैं, जैसा कि अक्सर रसायन विज्ञान में हम इसके बेंट स्ट्रक्चर को देखते हैं,
उस प्रकार से देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि O परमाणु और H परमाणु यहाँ पर कुल कोण 104.5 अंश का और परिणामी वेक्टर 52.25 अंश पर पहले H प्लस के साथ बनाया गया है। अब इसको अगर हम परिणामी को ओवरऑल देखें तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ऋणावेशित केंद्र है, यहाँ पर ऊपर हमारा ऋणावेशित केंद्र है और नीचे हमारा जो है यहाँ पे धनावेशित केंद्र है। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगा। तो यहाँ पर ऋणावेशित केंद्र इसको हमने यहाँ पर मान लिया है और ये जो पी नेट को दिखाया गया है इसको अगर हम केवल एक वेक्टर से दिखाएं तो हम पी नेट को इस तरह से दिखा सकते हैं। इस प्रकार हमने जल के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हमने कैलकुलेट करना देखा कि किस तरह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश रूप जो है परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना के लिए उपयोगी होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा भौतिक विज्ञान में ऋणावेश से धनावेश की ओर माना जाता है। तो यहाँ पर आपको यह भी जानना आवश्यक है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को फिजिक्स में दूसरे तरीके से और रसायन विज्ञान में दूसरे तरीके से दिखाया जाता है। यह बात जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको चित्र में कि यहाँ पर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित किया है जिसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है। यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को बदल कर बनाएं अर्थात धनावेश को पहले और ऋण को बाद में, तब भी पी की दिशा ऋण से धन की ओर। इस तरह हमें भौतिक विज्ञान में याद रखना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। चित्र किसी भी तरीके से बने, चाहे ऋण पहले धन बाद में या धन पहले ऋण बाद में, दोनों ही स्थितियों में पी की दिशा ऋण से धन की ओर, ऋण से धन की ओर होता है। तो यह भौतिक विज्ञान में हम पी की दिशा को ऋण आवेश से धन आवेश की ओर मानते हैं, जबकि रसायन विज्ञान में इसका ठीक उल्टा होता है। रसायन विज्ञान में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर मानी जाती है, जिसमें यह माना जाता है कि इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो इसकी पोलैरिटी को, इसकी ध्रुवता को प्रदर्शित करता है और इस वेक्टर पी की नोक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर रखा जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर ऋणावेशित केंद्र होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हम रसायन विज्ञान में पी की दिशा को धन आवेश से ऋण आवेश की ओर दिखाते हैं। और एक थोड़ा सा और भी अंतर है, यहाँ पर हम एक जो है क्रॉस का चिन्ह बना देते हैं, इसके टेल पर क्रॉस का चिन्ह बना देते हैं और हेड जो है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निरूपित करता है। इस तरह रसायन विज्ञान में पी की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। जैसे कि हम HCl अणु को देखें तो यहाँ पर H परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग क्लोरीन परमाणु की ओर होती है, जिससे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन आयन की ओर होता है। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा रसायन विज्ञान में हम धन से ऋण की ओर लगाएंगे, जहाँ पर यह तीर का नोक जो हेड है ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करता है। इस प्रकार रसायन विज्ञान में पी की दिशा धन से ऋण की ओर, जबकि भौतिक विज्ञान में पी की दिशा ऋण से धन की ओर किया जाता है। भौतिक विज्ञान की यह चिन्ह परिपाटी जो है पी से संबंधित अन्य भौतिक राशियाँ जैसे टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई या टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई जैसी भौतिक राशियों को भी संतुष्ट करता है। तो हम फिजिक्स में इसी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हम देखें कि जल के अणु में हम पी की दिशा ऋण से धन की ओर दिखाए हैं। तो ऐसा फिजिक्स के अनुसार है। अगर इसे हम रसायन विज्ञान के अनुसार दिखाना चाहते तो हम पी की दिशा धन से ऋण की ओर अर्थात इधर दिखाते, इसी तरह P2 की दिशा इधर दिखाते और परिणामी हमारा जो नीचे है यह नीचे ना हो करके ऊपर की ओर होता। लेकिन ऐसा तब होता जब इसे हम रसायन विज्ञान में दिखा रहे होते। तो अब हम देखें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कैसे लिखा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखने के लिए हम सूत्र P बराबर Q गुणे 2L यह सूत्र याद कर लें और इस सूत्र की सहायता से हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखेंगे। तो P का मात्रक होगा, Q आवेश है तो आवेश का मात्रक होगा कूलाम और 2L आवेशों के केंद्रों के बीच की दूरी है अर्थात लंबाई है, तो इसका मात्रक होगा मीटर। इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर और इनके बीच गुणा कर देंगे। इस प्रकार P का मात्रक होगा कूलाम गुणे मीटर।
यह यसाई मात्रक है और इस तरह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यसाई मात्रक होता है कूलाम मीटर। अब हम देखें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सुविधाजनक मात्रक कभी कभी इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर आता है। तो इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर, जिसे हम संक्षिप्त में ENM द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम ये जानें कि एक इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर क्या है। एक इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक सुविधाजनक मात्रक है, जिसमें हम जब इसे कूलाम मीटर में बदलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम और नैनोमीटर का अर्थ होता है 10⁻⁹ मीटर। तो नैनोमीटर के स्थान पर लिखेंगे 10⁻⁹ मीटर। अब हम यह देखें कि आधार समान होता है तो इनका गुणनफल होने पर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 10⁻⁹ × 10⁻⁹ है, तो यहाँ पर होगा 10⁻⁹ ऋण 9। तो ऋण 19 और ऋण 9 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋण 28। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर हमें मिलेगा 1.6 और 10⁻⁸ कूलाम मीटर। तो इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर 1.6 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर के बराबर होता है। यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सुविधाजनक मात्रक है और यह जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यसाई मात्रक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक व्यवहारिक मात्रक डेबे या डिबाई होता है। इसे हम जानें कि एक डेबे या एक डिबाई क्या है। तो इस व्यवहारिक मात्रक को देखने के लिए हम यह जानें कि एक डिबाई कैसे हम परिभाषित करते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश का मान 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन और आवेशों के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम हो तो इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक डिबाई होता है। अर्थात एक डिबाई वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसमें 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन के आवेश 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हों। तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक डिबाई होगा। तो अब हम देखें कि एक डिबाई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक डिबाई बराबर हो जाएगा 10⁻⁸ फ्रैंकलिन और गुणे 1 एंगस्ट्रॉम। अब हम यह देख लें कि फ्रैंकलिन जो कि आवेश का मात्रक है, इसको हम कैसे कूलाम में बदलते हैं। तो इसके लिए हम देखें कि एक कूलाम आवेश 3 × 10⁻⁹ फ्रैंकलिन के बराबर होता है। तो यहाँ से यदि हम पक्षांतर करें तो हमें एक फ्रैंकलिन बराबर मिलेगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। तो यहाँ से एक फ्रैंकलिन आवेश का मान कूलाम के पदों में हमने देखा। अब यहाँ पर हम इस फ्रैंकलिन को यदि हम कूलाम में बदलना चाहें तो 10⁻⁸ की जगह 10⁻⁸ लिखेंगे और फ्रैंकलिन की जगह पर हम 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम लिखेंगे। तो इस तरह से फ्रैंकलिन को हमने कूलाम में बदल लिया है। अब 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁸ मीटर, तो इसको हम 10⁻⁸ मीटर लिख दिए। अब हमें एक डिबाई बराबर मिला 10⁻⁸ गुणे 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम गुणे 10⁻⁸ मीटर। अब हम यह देखें कि यहाँ पर गुणनफल में जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ 10⁻⁸ है, यहाँ 10⁻⁹ है, यहाँ 10⁻⁸ है। तो हमें प्राप्त होगा 10⁻⁻10 ऋण 9 ऋण 10। तो इनको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा -29। इस प्रकार हमें एक डिबाई बराबर मिलेगा 1/3 × 10⁻�29 कूलाम मीटर। या अगर 1/3 में हम इसे दशमलव में लिखें तो लिखेंगे 0.333 × 10⁻�29 कूलाम मीटर। अब यदि इसे हम वैज्ञानिक प्रणाली में लिखें या कोटिमान के पदों में लिखें तो इस दशमलव को जब हम एक अंक यहाँ खिसकाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10⁻30। तो इस प्रकार हमें एक डिबाई बराबर मिलेगा 3.33 × 10⁻30 कूलाम मीटर। इस प्रकार हमने एक डिबाई का मान कूलाम मीटर में देखा कि यह होता है 3.33 × 10⁻30 कूलाम मीटर। तो यह डिबाई जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक मात्रक है, यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और इस प्रकार हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के 3 मात्रक हैं। इस प्रकार हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए कैसे हम इसके सदिश रूप का अनुप्रयोग करते हैं। और इसमें हमने यह भी जाना
कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। यूपी बोर्ड की दृष्टि से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, इसका सूत्र और मात्रक जानना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विस्तृत चर्चा की गई, यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा।